नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसका नाम है वेलकम टू अर्थ। स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म का आधार वर्ष 2618 में सेट किया गया है, जब मानव प्रजाति विलुप्त हो गई है और पृथ्वी वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। मौसम की स्थिति इतनी चरम है कि एक शक्तिशाली रेतीला तूफान पूरे वर्ष पृथ्वी के हर हिस्से को कवर करता है। रेतीले तूफान के बीच एक अंतरिक्ष यान सतह पर उतरता है। 4 अलौकिक प्रजातियां जहाज से बाहर निकलती हैं और शक्तिशाली हवा से अपना रास्ता बनाती हैं। वे एक इमारत के प्रवेश द्वार के सामने रुकते हैं। समूह का नेतृत्व करने वाला एलियन आसानी से दरवाजा खोलता है। ये लगभग वैसा ही है जैसे वे पहले भी यहाँ रहे हों और किसी उद्देश्य के लिए धरती पर घूम रहे हों। उसके बाद वे एक लिफ्ट पर चढ़ जाते हैं जो उन्हें जमीन के नीचे कहीं ले जाती है। इमारत एक बंकर प्रतीत होती है जिसका निर्माण जीवन को धारण करने के लिए किया गया था, क्योंकि सतह पर परिस्थितियां मनुष्यों के जीवित रहने के लिए बहुत कठोर हो गई थीं। जब लिफ्ट रुकती है तो वे एक दालान में आ जाते हैं। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, उन्हें अंदर बुलाते हैं। अंदर जाने पर उन्हें अपने पीछे से तेज आवाज की आवाज सुनाई देती है और वे चौंक जाते हैं। ये स्वचालित कंप्यूटर सिस्टम को सूचित करता है जिसे एलियंस वास्तव में सुन सकते हैं। ये घोषणा करता है कि सुनने की भावना का पता लगाया गया है। उसके बाद उनके चेहरे पर एक तेज रोशनी चमकती है जिससे वे दूर हो जाते हैं। स्वचालित आवाज फिर से दावा करती है कि दृश्य इंद्रियों का पता लगाया गया है। एलियंस के लिए ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वे किसके साथ काम कर रहे हैं। आवाज तब उनसे पूछती है कि क्या उन्हें एक ऐसे उपग्रह का सामना करना पड़ा जो उन्हें रास्ते में ले गया। यदि हाँ, तो उनमें से एक को सांसारिक दृश्य अवधारणाओं का आदी होना चाहिए। घोषणा के बाद लंबे एलियंस में से 3 अपने मुखौटे उतार देते हैं, अपने नीले रंग और आंखों को प्रकट करते हैं जिनमें केवल पुतलियां होती हैं। दूसरी ओर नेता अभी भी नकाब के पीछे छिपा हुआ है। सांसारिक अवधारणाओं के उनके ज्ञान के परिमाण का परीक्षण करने के लिए स्वचालित आवाज उन्हें दिए गए शब्द के अनुसार मॉनिटर पर प्रदर्शित चित्रों में से एक का चयन करने के लिए कहती है। नेता कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे दिया गया पहला शब्द घोड़ा है। बेतरतीब जानवरों की 4 तस्वीरों में से वो एक घोड़ा चुनता है। इसके बाद उसे एक फूल, एक पौधे और एक मशरूम के चित्रों में से एक पेड़ चुनने के लिए कहा जाता है। वो एक पेड़ को सही ढंग से चुनता है, ये साबित करते हुए कि वो पृथ्वी की अवधारणाओं पर शिक्षित है। अंत में उसे एक उपग्रह की तस्वीर का चयन करने के लिए कहा जाता है जिसे वो पूरी तरह से करता है। संक्षिप्त परीक्षण के बाद आवाज प्रजातियों में भाषण के ज्ञान और समझ की पुष्टि करती है। क्षण भर बाद मॉनिटर पर एक वीडियो चलना शुरू हो जाता है। वीडियो में एक वैज्ञानिक बताते हैं कि वे जिस स्थान पर हैं वो मानव इतिहास पर एक संग्रहालय है जिसे 2117 में स्थापित किया गया था। ये मनुष्यों के बारे में ज्ञान को संरक्षित करने का एक प्रयास था जब उनके पास जीवित रहने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। ये मानवता के इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए है और इसे मानव संरक्षण परिषद की मदद से बनाया गया था। ऐसा लगता है कि केवल नेता ही क्लिप को समझ रहा है, जबकि अन्य स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैज्ञानिक तब दावा करते हैं कि एक दूसरे को बधाई देना मानवीय परंपरा है और इसलिए वो एलियंस का पृथ्वी पर स्वागत करते हैं। वो ये कहकर इसका अनुसरण करता है कि दुर्भाग्य से मनुष्य विलुप्त हो गए हैं। आखिरी एलियन अपना मुखौटा उतारने वाला है, लेकिन टिप्पणी उसे फ्रीज कर देती है। वीडियो में प्रोफेसर बताते हैं कि संग्रहालय में मानव समाज के 10 अरब रिकॉर्ड और 10 लाख नमूने हैं। जब एलियन अनजाने में पूछता है कि इंसान कैसे विलुप्त हो गए, तो वीडियो चलना बंद हो जाता है। सिस्टम कमांड को पहचानता है और ये समझाने के लिए आगे बढ़ता है कि मनुष्यों का विलुप्त होना कैसे शुरू हुआ। इसमें कहा गया है कि मनुष्य दुनिया की वास्तविक उत्पत्ति को समझने में विफल रहे, लेकिन इस तथ्य के बावजूद उन्होंने प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की। लोगों के चांद पर उतरने, सैटेलाइट बनाने और क्रांतिकारी काम करने की क्लिप्स दिखाई जाती हैं। एलियंस विस्मय में देखते हैं, अंत में समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन से पहले पृथ्वी कैसी थी। हालांकि जल्द ही क्लिप खुश से विनाशकारी में बदल जाती हैं। देश और राज्य क्षेत्रों के लिए लड़ते हैं। एलियंस महसूस करते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति से इस हद तक बहुत अधिक ले लिया है कि प्रकृति उन्हें अब और नहीं बचा सकती है। वे ही अपने पतन के कारण थे। दुनिया को बचाने के लिए अंतिम उपाय के रूप में अधिकारियों ने अलौकिक प्राणियों से मदद मांगने का फैसला किया जिनके साथ वे ब्रह्मांड साझा करते हैं। इसके लिए उन्होंने एलियंस की तलाश करने और मदद मांगने के लिए मानव राजदूतों को अंतरिक्ष के विभिन्न हिस्सों में भेजा। जैसे ही स्क्रीन उक्त राजदूतों की तस्वीरें दिखाती है, नेता उनमें से एक रेने शेपर्ड नाम के चेहरे को छूता है। कंप्यूटर स्पर्श इनपुट का पता लगाता है और राजदूत की कहानी की व्याख्या करना शुरू करता है। रेने 2087 में बेड़े में शामिल हो गए थे और उन 7 राजदूतों में से एक थे जिन्हें अलौकिक प्राणियों की तलाश के लिए भेजा गया था। उन्हें 400 लोगों की एक क्लास में चौथा चुना गया था। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि रेने एक प्रशिक्षण सत्र में भाग ले रहा है जिसे मिशन के लिए भेजे जाने से पहले राजदूतों को लेना था। कॉम अधिकारी व्हिटनी उन्हें एक ब्लैक बॉक्स के बारे में बताते हैं जिसे ज्ञान जांच कहा जाता है, जो विशेष रूप से मिशन के लिए बनाई गई है। डिवाइस में वो सब कुछ है जो एक एलियन को सांसारिक भाषा और व्यवहार के बारे में सिखाने के लिए आवश्यक है। जब राजदूत अंततः एक विदेशी प्रजाति से मिलते हैं तो उन्हें इसका इस्तेमाल उन्हें ग्रह के बारे में सिखाने और मनुष्यों की सहायता करने के लिए मनाने के लिए करना चाहिए।
व्हिटनी ये भी बताते हैं कि वे अंतरिक्ष के अलग अलग हिस्सों में ऐसे 6000 उपकरण पहले ही भेज चुके हैं। अंतिम 7 बक्सों के साथ राजदूत भी होंगे, मिशन के लिए रवाना होने से ठीक पहले। प्रतिनिधि एलिस उन्हें बताती है कि ये मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिशन हो सकता है और उन सभी राजदूतों के प्रति आभार व्यक्त करता है जो लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। अधिवेशन के अंत में वे अलौकिक मदद पाने की कसम खाते हैं या ऐसा करने की कोशिश में मर जाते हैं। रेने सहित राजदूतों को आखिरी बार अपने परिवारों से मिलने दिया गया है। उसके पिता उसे अंतरिक्ष से एक पोस्ट कार्ड भेजने के लिए कहते हैं जिसमें वो मजाक में कहता है कि वो एक एलियन को लाकर देगा। वहीं उनकी माँ अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वो उसे स्पेस पॉड को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए कहती है। वो अपनी पत्नी को चूमता है और अपने परिवार के साथ एक तस्वीर लेता है, उम्मीद करता है कि वो उनसे फिर से मिल जाएगा। तस्वीर लेने वाला राजदूत उसका सबसे अच्छा दोस्त टेस है। इसके बाद राजदूत अंतरिक्ष पॉड में सवार हो जाते हैं कि उनमें से प्रत्येक को पायलट करना चाहिए। रेने अपने परिवार की तस्वीर कंट्रोल पैनल पर रखता है और मिशन की शुरुआत के लिए तैयार हो जाता है। उसकी पत्नी अपने माता पिता से कहती है कि उसे लग रहा है कि ये सब गलत है, लेकिन रेने को वापस लौटने में बहुत देर हो चुकी है। पॉड अंत में उड़ान भरते हैं और जल्द ही हाइपरड्राइव में प्रवेश करते हैं। पॉड की गति के कारण रेने को कुछ भारी उथल पुथल का अनुभव होता है, लेकिन जब वो अपने पहले गंतव्य पर पहुंचता है तो वो जल्द ही रुक जाता है। वो ये जांचने के लिए पहले वे पॉइंट के लिए स्कैन शुरू करता है कि क्या क्षेत्र में किसी अलौकिक प्राणी का निवास है या नहीं। नियंत्रण कक्ष में वापस प्रत्येक राजदूत के अपने कॉम अधिकारी होते हैं जो उन्हें रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। जब रेने के परिणाम नकारात्मक आते हैं तो उसे कहा जाता है कि वो आगे अंतरिक्ष में दूसरे बिंदु पर कूद जाए। वो फिर से बहुत तेज गति से अंतरिक्ष में ड्राइव करता है। रेने के सहयोगियों में से एक अपने चौथे रास्ते में है। जब उसे जीवित प्राणियों के प्रमाण नहीं मिलते हैं तो वो अंतरिक्ष के दूसरे हिस्से में कूदने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फली फट जाती है जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। अब केवल 6 राजदूत बचे हैं। वापस नियंत्रण कक्ष में वे उसके प्राणों की जांच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई संकेत नहीं मिलता है। उन्हें पता चलता है कि वो मर चुका है और नियंत्रण कक्ष के अपने हिस्से को एक सफेद कपड़े से ढक देता है। उसके बाद व्हिटनी ने सभी अधिकारियों को घोषणा की कि उन्होंने अपने एक राजदूत को खो दिया है जो उनके बीच तनाव पैदा करता है। फिर भी वे पेशेवर बने रहते हैं और मिशन को जारी रखते हैं। इस बीच एम्बेसडर टेस अपने 18वें रास्ते पर है और बाकी सभी की तुलना में अधिक मजबूत हो रही है। हालांकि एक के बाद एक पॉड की खराबी, ऑक्सीजन की विफलता और एक तारे के बहुत करीब पहुंचने के कारण राजदूत मरने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद टेस, रेने और एक राजदूत ही बचे हैं। टेस कॉम अधिकारी से पूछता है कि हर कोई कैसे कर रहा है, जिससे वो झूठ बोलती है और कहती है कि वे ठीक हैं। टेस मजाक में कहती है कि वो रेने को मिशन में हरा देगी और छलांग जारी रखेगी। हालांकि कूदने के दौरान वो सूरज के बहुत करीब पहुंच जाती है और मर जाती है। पृथ्वी पर वापस उसका नियंत्रण कक्ष भी एक सफेद कपड़े में ढका हुआ है। मिशन को शुरू हुए कई दिन हो चुके हैं और रेने 213 के रास्ते पर है। वो कॉम अधिकारी से टेस के बारे में पूछता है। अपनी आत्मा को बनाए रखने के लिए अधिकारी झूठ बोलता है और कहता है कि टेस बहुत अच्छा कर रहा है। वो ये भी टिप्पणी करता है कि वो उसे एलियंस से हरा देगा और कूद जारी रखेगा। टिप्पणी के बाद एक और राजदूत की मृत्यु हो जाती है, जिससे वो अकेला जीवित रहता है। 214 के रास्ते में रेने की पॉड खराब होने लगती है। पृथ्वी पर हर कोई जो अपने अस्तित्व की आशा कर रहा है अपने पैरों पर खड़ा है। कॉम अधिकारी पॉड से डेटा पुनर्प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन विफल रहता है। आखिरकार रेने पॉड का पूरा नियंत्रण खो देता है और ये एक नीले ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जो पृथ्वी की तरह दिखता है। चूंकि फली जमीन पर बर्फ की मोटी परत के साथ उतरती है, इसलिए रेने को कोई घातक चोट नहीं आई है। हालांकि ग्रह का तापमान उसके शरीर की तुलना में बहुत कम है। जब वो अपने परिवार की तस्वीर देखता है तो उसका चेहरा शीतदंश से नीला पड़ जाता है। अंत में अंतिम राजदूत भी खो जाता है। मानवता को जीवित रहने की कोई उम्मीद नहीं छोड़ता है। मौत का कारण शत्रुतापूर्ण माहौल के कारण तेजी से ठंड लगना दर्ज किया गया है। यदि संयोग से ग्रह पर एक बुद्धिमान प्रजाति रहती है तो रेने के संरक्षित शरीर में अभी भी पुनरुत्थान की 10% संभावना है। प्रतिनिधि एलिस ने व्हिटनी को बताया कि वे जनता के लिए मौतों की घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि तब लोग उन्माद में चले जाएंगे। व्हिटनी, जो अपने सैनिकों की मौत का शोक मना रहा है, कठोर रूप से दावा करता है कि मानवता के लिए मरने वाले लोग सम्मान के पात्र हैं। हालांकि एलिस अपने निर्णय पर कायम रहती है। हालांकि जनता को अंधेरे में रखा गया था, उन्होंने राजदूतों के परिवारों को उनकी मृत्यु की सूचना दी। उनके सम्मान में एक निजी अंतिम संस्कार किया जाता है। उनकी मृत्यु ने विदेशी आउटरीच कार्यक्रम के अंत को चिह्नित किया। जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, कोई विदेशी मदद नहीं मिली। बंकर में वापस आखिरी एलियन अपना मुखौटा उतार देता है और बताता है कि वो वास्तव में रेने हैं, एकमात्र राजदूत जिसने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया और पृथ्वी पर विदेशी सहायता लाई। लेकिन वो बहुत देर हो चुकी है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो नीली चमड़ी वाले एलियंस द्वारा पुनर्जीवित किया गया था जो बर्फीले ग्रह के निवासी हैं। कंप्यूटर ने घोषणा की कि रेने की फाइलों में 10,000 से अधिक संदेश, 800 चित्र और उनके परिजनों द्वारा छोड़ी गई कुछ वीडियो प्रविष्टियां हैं। वो कंप्यूटर से उन सभी को दिखाने के लिए कहता है। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि वो अपने प्रस्थान से पहले अपने परिवार को गले लगाने का एक वीडियो देखता है।
इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। वापस कल मिलते हैं एक नए मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।